मिर्जा साहब शाह साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी आज बात की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अभी शाह महमूद कुरैशी भी उसी क्लास के हैं। आपको पता है उनकी दरगाह की कितनी वो हैं जमीनें हैं। जी जी, उस पर हम बात उनकी जमीनें कई सूबों में फैली हुई हैं। जी ठीक, ये नहीं होता है। मतलब ये कि एक क्लास है और उसके सब कुछ मराद, अपोजिशन में भी बैठे हुए हैं, हुकूमत में भी बैठे हुए हैं, हर जगह पर बैठे हुए हैं और बादशाही कर रहे हैं मुल्क के ऊपर। और लोग जो है वो नाने शबीने के मोहताज है। इस वक्त तो ये सूरत है, लोगों को खाने कुछ नहीं मिलता है। आमिर ज़िया साहब, 1 लाख बैरून मुल्क डॉलर से जो लोग बैरून मुल्क से लेकर आएंगे उनसे ज़राए नहीं पूछे जाएंगे। अब ये इस पर शाह साहब ने कमेंट ये किए कि IMF तो इस बात पर इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाला। और नहीं तो वो तो हो गया ना, स्क्रैप कर दिया उन्होंने। जो इन्होंने एमनेस्टी स्कीम का कहा था कि डॉलर अगर आप लेकर आएंगे कोई क्वेश्चन आस्क नहीं होगा। हाँ। तो IMF की जो शराइत आई हैं उसमें इन्होंने एक्सेप्ट कर ली, उस चीज़ को विड्रॉ किया है। जहाँ तक मेरी इतलात है। ठीक। तो वो वाली बात जो है वो तो मतलब खत्म हो गई कि एमनेस्टी नहीं होगी। वो इसका मतलब यही था। बातों बात फिर ये होता है कि यहीं से पैसा जाता है और घूम के दोबारा आ जाता है हमारे सिस्टम के अंदर ना। तो ये एक तरह का चोरी चकारी को बड़ा पुराना ये टेक्निक है। यही मनी लॉन्ड्रिंग की ना, यही मनी लॉन्ड्रिंग होती है जिसमें हमारे बड़े बड़े खानदान जो है सियासत के उसमें उन्होंने स्पेशलाइज किया और वो सारे के सारे इक्विट भी हो गए, वो उनका माफ भी हो जाता है। तो ये तो बजट अब जो हमने एक डिजाइन कर दिया और जो पेश भी कर दिया मंजूर भी हो गया, अब इससे IMF के जो बेल आउट पैकेज है उसकी राह हमवार हो जाएगी, हमारी मुआहदा हो जाएगा। नहीं मुआहदा क्या है, एक और रास्ता खुल जाएगा करप्शन का और कोई चीज़ नहीं होगी। ये पैसे आ जाएंगे, नजरें लगी हुई हैं कि कहाँ से। फिर उसके बाद जो है आपको जो आपके लैंडर हैं, जो आपको पैसे देने वाले हैं, वो दरवाजे खोल देंगे। कुछ पैसे वर्ल्ड बैंक से आएंगे, कुछ एशियन डेवलपमेंट बैंक से आएंगे, कहीं आएंगे। फिर उसके बाद दुकान चल पड़ेगी, कारोबार चलता रहेगा, यही होता रहेगा। और पाकिस्तान को क्या डिलीवर होना है? देखिए ये जो बिल्कुल लगाई साहब का पॉइंट है कि ये जो प्रोग्राम है ये तो ऑनगोइंग प्रोग्राम है ना, कोई नया प्रोग्राम नहीं है। तो उस ऑनगोइंग प्रोग्राम का आपको नवी रिव्यू के पैसे अगर मिल रहे होंगे, मिल जाएंगे 1.1 बिलियन। लेकिन 10th रिव्यू जो होगा वो नहीं होगा। तो ये प्रोग्राम जो है वो नामुकम्मल रहेगा। उसके बाद जब नई हुकूमत आएगी वो नया प्रोग्राम निगोशिएट करेगी, क्योंकि हमें अगले बरस अगले माली साल में बहुत ज़्यादा 20-25 बिलियन के करीब देने उधार जो है ना। तो उसमें हमें कुछ रकम जो होगी रीस्केड्यूल करानी पड़ेगी, कुछ के लिए हमें मजीद कर्जा चाहिए होगा। तो फिर आपका एक नया प्रोग्राम निगोशिएट होगा IMF से। और ये तो बहुत आसान सी शराइत हैं जो अभी लगी हैं, वो और ज़्यादा सख्त होंगी और वो नई हुकूमत करेगी आके। तो ये बात है। लेकिन नवा मेरे ख्याल में इसके बाद मिल जाना चाहिए, क्योंकि अब उन्होंने नाक से लकीरें निकलवा दी हैं आपको ना। और जितनी बढ़ के मार रहे थे डार साहब कि जी मुझे निगोशिएट करना आता है और मैं जनाब इनको बताऊंगा कि कैसा। तो कहा था कि हम इसके बगैर भी चल सकते हैं, अगर नहीं भी मुआहदा हो तो कोई नहीं। अगर कुछ प्रोग्राम्स में उन्होंने इतनी बड़ी बातें भी की। देखिए वो जुबान के आगे तो मैदान होता है ना, आप घोड़ा दौड़ाते चले जाते हैं और वो दौड़ाए उन्होंने हमारे डार साहब ने। लेकिन हकीकत ये थी कि हमें IMF प्रोग्राम की जरूरत थी और क्योंकि कोई प्रोग्राम भी नहीं है इनके पास। हमने 14 माह में, आपने सुना कोई रिफॉर्म इन्होंने किया हो? कुछ भी नहीं। ये कहते हैं कि जी एनर्जी आज कितनी ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। इसका मतलब है कि आपने जो लगाए थे जनरेटर, बिजली घर लगाए थे, वो गलत लगाए थे, उसकी प्लानिंग गलत थी, आपका एनर्जी मिक्स गलत था। इसकी वजह से आपकी बिजली इतनी महंगी हो गई कि बिजली घर होने के बावजूद हम खरीद नहीं पा रहे। आप कितने 1000 मेगावाट के बिजली घर बना रहे हैं, लेकिन आपके पास ट्रांसमिशन लाइनें नहीं है। नहीं, लाइन लॉसेस अलग हो रहे हैं आपके, कि आप खरीद चोरी हो रही है, आप उसको पकड़ नहीं रहे हैं। आपको पता नहीं है, जगह जगह पर जो है आपका वो होती है, आपकी चोरी होती है। बड़े लोगों की तरफ आप जा नहीं सकते कि कौन चोरी। इसमें आज एक बड़ा नुकसान भी हुआ ना, आज के कल हुआ ना, मिफ्ता इस्माइल साहब को जो इस्तीफा उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो बड़ा मेरे ख्याल में नून लीग में लोग बड़े दुखी होंगे इस बात पे। लेकिन ऐसा लग रहा है डार साहब के वफादार हैं वो कहेंगे मतलब है, लेकिन उन पे डार साहब पे तो उनको आशीर्वाद ही हासिल है ना, शहबाज शरीफ साहब की, मियां नवाज शरीफ साहब की। वैसे नज़ीर लगारी साहब, अगर ये बेल आउट पैकेज कामयाब हो जाता है, मुआहदा हमारा हो जाता है इनके साथ, IMF के साथ, तो फिर आप मान लेंगे कि डार साहब वाकई ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। और ये क्या अब तक 13 महीने में उन्होंने क्या कर लिया है, वो कुछ निकाल देते हैं। पहले मुआहदा हो चुका है, मुआहदा तो हुआ हुआ है, ये उस जो प्रोग्राम है उसके तहत आ रहे हैं, तो कोई नई चीज नहीं हो रही है। एक जो स्टॉल हमारे पैसे नवंबर से रुके हुए हैं इस प्रोग्राम के तहत, वो रिलीज होने 7 मंथ से जो। हाँ, तो ये नया प्रोग्राम नहीं है, ये वही प्रोग्राम है जो कंटिन्यूटी में चल रहा है इतने बरस से। उसको बहाल करवाना है, उसको दोबारा ट्रैक पे लाना है, जो कि मिफ्ता साहब करके गए थे, बड़ी हद तक कर दिया था उन्होंने। लेकिन डार साहब ने उसको डिरेल कर दिया था दोबारा आके। सही। तो अब इन्होंने बिल्कुल हाथ पैर जोड़ के दोबारा उस चीज़ को इन्होंने बहाल करवाने की कोशिश की है
और तो सारे बड़े लोग हमारे पढ़े, प्राइम मिनिस्टर भी पढ़े हैं और मतलब है और भी जो हमारी दीगर इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने किरदार अदा किया। लेकिन वो किरदार तो उन्होंने अदा कर लिया है। अब जो आगे इन्फ्लेशन का एक पहाड़ सामने आने वाला है, जो अवाम के ऊपर अब बोझ पड़ने वाला है, उसको किस तरह से आमिर रज़ा साहब आप देख रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आगे काफ़ी इस बजट में हमें दिखाई दे रही है मुश्किलात। देखिए ऑलरेडी हमारी जो कहते हैं ना कि 30% के करीब अफरात ज़र है पहले 11 महीने का, और अब जब आप आगे जाओगे, लेकिन एक चीज़ जो बेहतर होने जा रही है जो उसका फ़ायदा पहुंच सकते हैं पाकिस्तानियों को, कि वर्ल्ड कमोडिटी प्राइसेस अगर आप देखो तो कुछ गिरना शुरू हुए हैं क्योंकि डिमांड कम हुई है। क्योंकि आपको पता है ना कि बैनुल-अक़वामी जो बड़ी मईशत है वहाँ पर इंटरेस्ट रेट ऊपर गया है। जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो डिमांड कम होती है, तो गालिबन उसका हमें थोड़ा सा फ़ायदा होगा कि पाम ऑयल की प्राइस कम हो जाएगी, क्रूड की प्राइस कम होगी, आयरन की ऑलरेडी कम हो चुकी है, तो इस तरह की जो बड़े बड़े हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी कम होगी। लेकिन क्योंकि हमारी डिवैल्यूएशन इतना ज़्यादा हो चुका है तो हो सकता है कि उसका हमें एकदम इतना फायदा ना पहुंचे। नजर नहीं आएगा, ये फायदा नजर नहीं आएगा। कर सकते हैं जहां आप मैं टेक्निकल बोरिंग सी बात करूं ना, अब आपको असल मैं ये कह रहा हूं कि जब डॉलर की वैल्यू इतनी बढ़ चुकी है, डॉलर की रेट इतना बढ़ चुका है, आप पहले डॉलर को कहाँ से लाएंगे? क्या आपके लिए मुमकिन है कि डॉलर को वापस 150 तक ला सकें? तो है ही नहीं मुमकिन। अगर ऐसा हो तो फिर आपको शायद समरात मिले उसके, और नहीं हो सकता है ऐसा। ये और दूसरी बात यह है कि जिसने प्रॉफिट लेना है वो आपको प्रॉफिट आपको क्यों देगा? वो अपनी जेब में रखेगा। उसने तो प्रॉफिट को अपने जेब में रखना है। अच्छा, आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा? मुझे नहीं लगता है कि आप इंटरेस्ट रेट कम करने जा रहे हैं। जो इन्फ्लेशन है वो तो यही रहेगा। इसके बाद मतलब ये कि अगर बेनिफिट्स आएंगे तो वो क्लासेस क्यों देंगी आपको? नीचे क्यों जाने देंगे वो लोगों को? वो तो एक ही तरीका ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो और उसके बाद आप वो हो नहीं रहा। और ये है उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपकी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही है तो आपके पास यही हो रहा है ना कि आप अपने घर से खा रहे हैं। जब घर से ही खा रहे हैं, उसी को ही खाना है, तो फिर आपके पास क्या चीज़ है? आप दुनिया को क्या पेश करेंगे? क्या है आपके पास? बहुत से सेक्टर ऐसे थे जहां पर आप जा सकते थे। दुनिया में बहुत से कमाल की चीज़ें ऐसी बन सकती थी जो आप कर सकते, लेकिन नहीं है। इसलिए कि हमारे हुक्मरान अशराफिया के ये सारा वो है नहीं, उनका टारगेट भी नहीं है। सही। बस मैं चाहूँगी कि अभी ब्रेक पे हम जाने वाले हैं, उससे पहले मैं चाहूँगी आमिर रज़ा साहब एक लास्ट कमेंट, मिसाक मईशत की भी बात हो रही है, तो पहले शहबाज शरीफ साहब करते रहे जब वो अपोजिशन में थे, वो ऑफर्स करते रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म को, और उसके बाद अब हमने देखा कि अब यही बातें ज़रदारी साहब भी कर रहे हैं। मिसाक मईशत एग्जैक्टली ये आइडिया है क्या और क्या कर सकते हैं? पहली बात ये कि मिसाक या चार्टर ऑफ इकोनॉमी या मिसाक मईशत जो बड़ा ओवरप्लेड कार्ड है, ये हो ही नहीं सकता कि तमाम लोग जो हैं एक माशी प्रोग्राम पे एग्री कर लें, क्योंकि वरना तो अलग अलग सियासी जमातें बनाने की जरूरत क्या है? फिर आप मर्ज कर दें, नहीं हो सकता। एक जमात में हमने देखा कि मिफ्ता साहब की अलग हिकमत अमली थी और यहाँ पे जो है डार की अलग हिकमत अमली है। PTI में आप देखें कि असद उमर कुछ और सोचते थे और जी शौकत तरीन अलग सोचा करते थे। अच्छा, उसमें ये नहीं होता कभी कि आप ये कहोगे जी आपके पास 3 बहदफ नुस्खा है, गलत लगारी साहब भी नहीं है, गलत मैं भी नहीं हूँ। अप्रोचेस का फर्क है ना ये तो वो तो आपको लेकिन असल बात होती है कि पहली जो शर्त होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की होती है। इस मुल्क में जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी उस तब तक आपकी मैशत ठीक नहीं होगी, और जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, आप करप्शन किए जाए, लूटे जाए मुल्क को, और आप कहें जी मैशत ठीक हो जाए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चार्टर तो मैं यकीन ही नहीं करता चार्टर नाम जो पॉलिटिकल पार्टी जीते अपना प्रोग्राम लेकर आए, लोगों की तकदीर बदले। बिल्कुल ठीक है। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म के, जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। 80 के करीब जो है वो लाशें वो निकाली गई हैं। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इकदाम करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।